हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स के आगे के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने थर्मोमेट्री, ठीक है, कैलोरीमीटर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देख लिए थे, है ना। तो आज हम लोग जो है थर्मोडायनामिक्स के पार्ट के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे सेकेंड पार्ट पे। इसमें हमारा ज्यादातर फोकस रहेगा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दैट इज आइसोबारिक, आइसोकोरिक, देन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस दैट इज आइसोथर्मल, या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सब प्रोसेस क्या होते हैं, इन पे वर्क डन कैसे किया जाता है, ये सब हमको देखने का आज। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे वेरियस ग्राफ्स की, फिर कैरनॉट साइकिल की, रेफ्रिजरेटर की, हीट इंजन की, ठीक है। ये सब जो है इस पार्ट में हमने क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। तो ये थर्मोडायनामिक्स का हमारा सेकंड पार्ट है। तो हम लोग चालू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन के ऊपर है। मैं रीड करता हूं। इफ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज 35 जूल and the amount of work done on the system is 15 joule, then the change in internal energy of the system is। क्वेश्चन सामने देख लो। बोला गया है कि एक सिस्टम में अगर अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दिया जा रहा है 35 जूल का, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 15 जूल। अब यहां पे देखो सिस्टम पे काम हो रहा है या सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम को हीट दी जा रही है, सिस्टम हीट दे रहा है, इसके हिसाब से ना बच्चे लोग साइन कन्वेंशन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन क्लियर कर दूं। साइन कन्वेंशन, व्हेन वी टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन, वेरी फर्स्ट थिंग कंसिडर दिस टू बी अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है, ठीक है। नाउ इफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम और सप्लाइड टू द सिस्टम हीट, देन इट विल बी कंसिडर एज पॉजिटिव। इफ हीट इज given out from the system, अगर सिस्टम हीट देता है, then it will be considered as negative. Similarly, when we talk about work done, work is done on the system, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, then it will be considered as negative. Work is done by the system, सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो it will be considered as positive. ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं, सही है। तो अब देखो, if the amount of heat given to the system, हीट सिस्टम को दिया गया है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। सो वेरी फर्स्ट थिंग, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज गिवन एज हाउ मच, 35 जूल। सो इट विल बी कंसिडर एज 35 जूल, क्योंकि हीट गिवन टू द सिस्टम बोला है, सही है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम हुआ है, ठीक है, देन दैट वर्क डन विल बी कंसिडर एज नेगेटिव बाय साइन कन्वेंशन। हाउ मच वर्क इज डन, 15 जूल। तो ये साइन कन्वेंशन बच्चे लोग समझना बहुत जरूरी है। देन व्हाट इज बीन आस्क्ड, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है, डेल यू। तो मुझे पता है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। बहुत सिंपल है। तो अब मैं वैल्यू डालता हूं, मेरे को सबसे पहले तो डेल यू चाहिए, तो ये इधर आएगा माइनस होगा, सो डेल यू विल बी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। सो इट विल बी 35 माइनस ऑफ माइनस 15 कम्स आउट टू बी 50 जूल। तो बहुत सिंपल था ये, ठीक है। बस साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे लोग, ये सीबीएसई पीएमटी 2009 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखो 50 जूल कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर है, मैं रीड करता हूं। व्हेन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज। देखो क्या बोला गया है, एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है,
ठीक है। अच्छा, ये मोनो एटॉमिक डायटॉमिक है ना, ये वर्ड पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मोनो एटॉमिक डायटॉमिक से अपने को क्या मिलेगा, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा मिलेगा, ठीक है, दैट इज Cp/Cv। मोनो एटॉमिक के लिए कितना होता है गामा, 5/3 होता है। डायटॉमिक के लिए कितना होता है, 7/5 होता है। तो ये जो मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक है, इस पे अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, जिससे डायरेक्टली गामा मिल जाता है। अब क्या बोला गया, गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, उस गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया, देन द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड व्हिच इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज। ये क्वेश्चन एम्स 2010 में पूछा गया। तो सबसे पहली चीज पूछा क्या गया उसको समझते हैं। फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी which increases internal एनर्जी, जो क्या बढ़ा रहा है, इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कितना आप हीट दे रहे हो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, दैट इज डेल यू बाय डेल क्यू पूछा गया है। सबसे पहली चीज ये समझ लो पूछा क्या गया, ठीक है। अब आगे की बात, होता क्या है डेल क्यू। डेल क्यू की अगर बात करते हैं तो सिंपल म्यू सी इंटू डेल टी होता है, लेकिन ये सी बोले तो स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक हीट बोला गया, हीट किया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए सीपी, ठीक है। नाउ इसकी बात करता हूं डेल यू की। डेल यू जो होता है वो होता है म्यू इंटू सी वी इंटू डेल टी, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो अब मेरे को इनका रेशियो निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है, बेसिकली सीपी और सीवी का रेशियो निकालना है, सही है। तो अब ध्यान देना प्लीज, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, जैसे कि मैंने बोला ये वर्ड दिया रहेगा, मोनो एटॉमिक है डायटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक गैस का मतलब गामा जो है, ठीक है, विच इज 5/3। अब ये गामा 5/3 का मतलब क्या होता है, Cp/Cv इज 5/3, ठीक है। तो लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2। अब मेरे को क्या चाहिए, डेल यू डिवाइड बाय डेल क्यू, तो मैं वो करता हूं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड करता हूं क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल क्यू जो हमको मिलेगा, दैट विल बी म्यू सी वी इंटू डेल टी अपॉन म्यू सी पी इंटू डेल टी। ये सब कट जाएगा और यहां पे बचेगा Cv/Cp, ठीक है। अच्छा, Cp/Cv 5/3 है, तो Cv/Cp कितना होगा, 3/5। तो मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी विच इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी इज 3/5, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन है ये, 3/5 सेकंड क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। तो बहुत सिंपल है, बस ये टर्म्स याद रखना है। मतलब सबसे पहले चीज तो क्वेश्चन समझना है, फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी विच इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, वो समझेगा तो आप कर पाएंगे। अच्छा, ये इसके लिए सीवी फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे सीपी क्यों लिया, क्योंकि बोला है हीट कांस्टेंट प्रेशर पे किया, सही है। देख लो क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो ऊपर स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, मैं रीड करता हूं। इफ Q, E and W denotes respectively the heat added, change in internal energy and work done in the closed cyclic process, then अगर Q जो है वो हीट एडेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, E अगर इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और W अगर वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होने वाला है, अगर एक क्लोज लूप प्रोसेस है तो सबसे पहली चीज आपको समझना है, अगर प्रोसेस क्लोज लूप होता है दैट इज साइक्लिक होता है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा टोटल इंटरनल एनर्जी जो होती है डेल यू, वो क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज, फॉर साइक्लिक क्लोज्ड प्रोसेस internal energy is
देयरफॉर E इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब E इज इक्वल टू 0 कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई पीएमटी 2008 में पूछा गया है। देख लो इसको, ये नाम में याद रखने का। साइक्लिक क्लोज प्रोसेस बोला तो एक क्लोज पाथ के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनल एनर्जी है इसका रीजन समझ लो। ये जो इंटरनल एनर्जी है ना एक स्टेट फंक्शन है। अगर क्लोज पाथ है तो शुरू से लेके खत्म होके वापस वहीं पे आने वाला है, तो स्टेट चेंज होने वाला नहीं है। अगर स्टेट चेंज होगा नहीं तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? चेंज होगी नहीं, इसलिए वो क्या रहेगी? 0 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं रीड करता हूं। 100 ग्राम ऑफ वाटर is heated to 30 degree Celsius to 50 degree Celsius, is heated from 30 degree Celsius to 50 degree Celsius, ignoring the slight expansion of the water. The change in its internal energy is, specific heat of water is 4184 joule per kg Kelvin. ये AIEEE 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऊपर सामने है, देख लो एक बार, समझ लो। बोला गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर उसको हीट कर रहे हैं, कहां से कहां तक? 30 से 50 तक। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है? जो हीट करने की वजह से ये एक्सपांड होगा, स्लाइड एक्सपांशन होगा, तो एक्सपांशन का जो वर्क है ना वो क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो एक्सपांड होगा मतलब क्या होगा? वर्क डन होगा। तो वो वर्क डन क्या कर दिया? इग्नोर किया, तो वर्क डन विल बी 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा ये पूछा गया। सही है, देख लो सारी चीजें। ओके, तो चालू करता हूं मैं। सबसे पहले चीज दिया क्या है? मास दिया है। हाउ मच? 100 ग्राम, कुड बी रिटन एज 0.1 kg, है ना। फिर क्या दिया गया है? चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, 30 से 50 दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। सही है। अब बचा क्या? वाटर है, तो वाटर के लिए C क्या होगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे दिया है ना। फॉर वाटर स्पेसिफिक हीट दैट इज C इज गिवन एज 4184। सही है, इट इज जूल पर केजी केल्विन। ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, अभी हमने निकालना क्या है? हमको निकालने बोला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल यू कितना है ये पूछा। तो सबसे पहली चीज आप हीट निकालो। हीट कैसे निकालते हैं? एम सी डेल टी से निकालते हैं। तो एम कितना है? 0.1, सी इज 4184, चेंज इन टेम्परेचर इज 20 डिग्री। तो ये 0.12 से मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएगा, तो इट विल बी 4184 इंटू 2। नाउ सी 4 2 8, 8 2 16, 2 1 2 प्लस 1 3, ठीक है, और 4 2 8। ये हो गया डेल क्यू। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 8.36 किलो जूल। डेल क्यू मिल गया। अब वहां पे वर्ड दिया है बच्चे लोग, थोड़े से छोटी छोटी चीजों पे ना ध्यान देना पड़ता है। इग्नोरिंग द स्लाइट एक्सपांशन ऑफ वाटर। अब हीट करेंगे तो वाटर क्या होगा? एक्सपांड होगा, लेकिन उसको इग्नोर किया। एक्सपांड होगा मतलब क्या आएगा? वर्क डन होगा। सो वर्क डन को क्या किया? इग्नोर किया। सो इग्नोरिंग स्लाइट एक्सपांशन ऑफ वाटर दैट इज वर्क डन इज 0। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो अब मुझे पता है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या पता है हमको? यही कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। लेकिन अब ये 0 है तो डेल यू विल बी इक्वल टू डेल क्यू, सिंस डेल डब्ल्यू 0, तो डेल क्यू कितना हो जाएगा? 8.36 किलो जूल। तो देखो कौन सा ऑप्शन है ये?
तो 8.36 किलो जूल को कैन बी रिटर्न एज 8.4 किलो जूल. सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. बस ये जो डेटा है हमने थर्मोमेट्री पार्ट में देखा था, राइट? क्या देखा था थर्मोमेट्री पार्ट में कि हीट जो होता है mc/t से दिया जाता है, तो वही यूज करके हमने निकाल लिया हीट. वर्क डन इग्नोर किया है तो इंटरनल एनर्जी हीट को इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. During an isothermal expansion, a confined ideal gas does minus 150 joule of work energy against its surrounding. This implies that. अच्छा, अब ये क्या बोला है क्वेश्चन को समझो. दिख रहा है आपको क्वेश्चन ऊपर है. एक आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है. ठीक है, किसका है? आइडियल गैस का, जिसमें क्या हो रहा है माइनस 150 जूल ऑफ वर्क एनर्जी क्या हो रही है अगेंस्ट इट सराउंडिंग की जा रही है. इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अब ये समझना है. तो सबसे पहली चीज तो जब ये बोल देता है ना आइसोथर्मल, ठीक है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. तो जब आइसोथर्मल होता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो उसके लिए भी क्या होता है बच्चे लोग, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस del U is 0. ठीक है, नाउ del W is given as how much? minus 150 जूल. ये दिया हुआ है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या है फर्स्ट लॉ? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू. सही है, तो डेल क्यू विल बी, डेल यू तो 0 है और ये माइनस 150 है, सो इट इज गोइंग टू बी माइनस 150 जूल. अच्छा, अभी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था हीट नेगेटिव कब होता है? जब हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम. ठीक है, तो अब अपने को ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है. 150 जूल ऑफ हीट इज बिन रिमूव फ्रॉम द गैस. सिस्टम हीट देता है तब जाके नेगेटिव साइन आता है. तो नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब क्या है? 150 जूल ऑफ हीट, 50 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द गैस. साइन कन्वेंशन मैंने बताया था. नेगेटिव कब होता है? जब सिस्टम हीट देता है तब नेगेटिव होता है, जब सिस्टम को हीट सप्लाई होता है तब पॉजिटिव होता है. राइट है, तो नेगेटिव आया मतलब सिस्टम ने हीट दिया है. तो 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द गैस. अब देखो कौन सा ऑप्शन है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सब के सब क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग किसके ऊपर देख रहे हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. ये याद रखना बहुत जरूरी है. आइसोथर्मल प्रोसेस पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. देखो क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर है, मैं रीड करता हूं. A perfect gas goes from state A to another state B by absorbing 8 into 10 raised to 5 joule of heat and doing 6.5 into 10 raised to 5 joule of external work. It is now transferred between the between the same two states in another process in which it absorbs 10 raised to 5 joule of heat. Then in the second state, what is the scenario? सबसे पहली चीज तो गैस कहां से कहां जा रही है?
ए से बी पे जा रही है, तो स्टेट ए से स्टेट बी पे। तो क्या किया गया है, बाय एब्सॉर्बिंग 8 इंटू 10⁵ जूल ऑफ हीट, मतलब सिस्टम हीट ले रहा है, तो हीट लेगा सिस्टम तो क्या होता है, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन को समझते हैं, दो पार्ट में केसेस है। सबसे पहला केस 1, ए से बी प्रोसेस है, ठीक है, डेल क्यू ए से बी मूव कर रहा है बाय एब्सॉर्बिंग, मतलब लेके, सिस्टम ले रहा है 8 इंटू 10⁵ जूल, सो इट इज पॉजिटिव, 8 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, और वर्क डन कितना कर रहा है इस प्रोसेस में, एंड डूइंग 6.5 इंटू 10⁵ जूल ऑफ वर्क, ये कर रहा है फर्स्ट प्रोसेस में। तो इससे मैं इंटरनल एनर्जी निकाल सकता हूं बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मुझे पता है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, सही है। तो यहां से डेल यू क्या हो जाएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू इज 8 इंटू 10⁵, डेल डब्ल्यू 6.5 इंटू 10⁵। अच्छा, 8 माइनस 6.5 विल बी 1.5, 10⁵ कॉमन होगी, तो डेल यू आ गया इतना। ठीक है, अब केस 2 देखो, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना, मैं वर्ड पढ़ रहा हूं, इट इज नाउ ट्रांसफर बिटवीन द सेम टू स्टेट। अच्छा, स्टेट सेम है, स्टेट चेंज हो रहा नहीं है, तो ये डेल यू जो होता है ये क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, और ये इंटरनल एनर्जी क्या आपका स्टेट फंक्शन है। अगर स्टेट ही चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे बोला है इट इज नाउ ट्रांसफर बिटवीन द सेम टू स्टेट्स इन अनदर प्रोसेस। प्रोसेस अलग है लेकिन स्टेट क्या है, सेम है। सो सिंस द स्टेट of the system is same, therefore del u is equal to same, which is 1.5 into 10⁵ जूल। तो सेकेंड पार्ट में del u सेम हो गया, सही है। और सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, कितना एनर्जी ले रहा है वो हीट, in which it absorbs 10⁵ जूल ऑफ हीट, फिर से हीट ले रहा है सिस्टम, एब्जॉर्ब कर रहा है 10⁵ जूल, तो पॉजिटिव, सही है। तो अगेन फर्स्ट लॉ से डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, इस बार डेल डब्ल्यू पूछा है तो यू उधर जाएगा, माइनस होगा, सो डेल क्यू माइनस डेल यू, 10⁵ माइनस 1.5 इंटू 10⁵। सी 10⁵ अगर मैं कॉमन लू तो ये 1 माइनस 1.5 होगा, सो माइनस 0.5 इंटू 10⁵ जूल। अच्छा, वर्क डन नेगेटिव आया। वर्क डन नेगेटिव कब आता है, जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाता है तब वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव आता है। तब सिस्टम क्या है, गैस है ना, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन ऑन द गैस इज 0.5 इंटू 10⁵ जूल, वर्क डन ऑन द गैस। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, इफ इट इज द सिस्टम, अगर वर्क डन हो रहा है तो इट विल बी नेगेटिव, और यहाँ पे वर्क डन जो होता है ये पॉजिटिव, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम is negative, therefore work done on the gas is 0.5 into 10⁵ जूल। तो देखो, वर्क डन ऑन द गैस इज 0.5 into 10⁵ जूल, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, सही है। तो ये जो है ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल है, दो केसेस दिए, बस ये याद रखना है। अगर स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम है तो क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है ना एक स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, इट्स अ स्टेट फंक्शन। सो एज लॉन्ग एज स्टेट इज सेम, ए टू बी जा रहा है, बस अलग रास्ते से जा रहा है तो फर्क नहीं पड़ता रास्ते से, रास्ता मतलब पाथ हो गया, लेकिन स्टेट तो ए टू बी है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Next is question number 7.
देखो ऊपर क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिक्स कोऑर्डिनेट। अब थर्मोडायनामिक्स कोऑर्डिनेट कौन सा नहीं है इसमें से, ये बताना है। कोऑर्डिनेट मतलब जिसके ऊपर थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा वॉल्यूम, चौथा आर। आर जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। अब थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी जो है ना, ठीक है, वो आर पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि आर कांस्टेंट है। आर चेंज होने की वजह से कुछ चेंज होने वाला नहीं क्योंकि आर चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। सो हियर आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 8.3 जूल पर केजी केल्विन। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसके ऊपर थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, सो इट इज नॉट एन थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट। ये थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट नहीं है बच्चा लोग, समझ में आया? बहुत सिंपल है। आर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज होने की वजह से थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज होने की वजह से थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी चेंज होती है। सो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दिस आर थर्मोडायनामिक्स कोऑर्डिनेट्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आर, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये चेंज हो ही नहीं सकता, तो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी ये है ही नहीं। सो सी विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैं रीड करता हूं। इन अ गिवन प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस dW is equal to 0 and dQ is less than 0, then for the gas what will happen? Temperature will decrease, volume will increase, pressure will remain constant, temperature will increase। क्या है इसमें से बताना है। तो बोला गया एक आइडियल गैस प्रोसेस है, ठीक है, जिसके लिए क्या है, वर्क डन 0 है और जो आपका हीट सप्लाइड या हीट जो है वो लेस देन 0 है। तो टेम्परेचर या वॉल्यूम या प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या पता है अपने को, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। नाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है तो ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, और दैट इज डी यू विल बी इक्वल टू डी क्यू। बट ये भी बोला गया है कि डी क्यू जो है वो लेस देन 0 है, तो डी यू भी क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब अगर इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का लेस देन 0 है किसी भी प्रोसेस में, तो उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। सो सिंस इंटरनल एनर्जी इज लेस देन 0, देयरफॉर टेम्परेचर विल डिक्रीज। टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है ये, टेम्परेचर विल डिक्रीज। ओके, दिस इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट लॉ यूज करना, वर्क डन डायरेक्टली 0 दे दिया था और डी यू लेस देन 0 है, मतलब डी क्यू लेस देन 0 दे दिया है, तो डी क्यू लेस देन 0 है तो डी यू भी क्या होगा, लेस देन 0 ही होगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। रीड करता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये पूछा गया। सबसे पहला ऑप्शन है द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस। जी, इंटरनल एनर्जी सब प्रोसेस पे चेंज होती है क्या?
ठीक है, कौन सा करेक्ट है ये बताना। पहला स्टेटमेंट दिया है इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस। बच्चा लोग सब प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, चेंज नहीं होती है। सो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। और जो पाथ पे डिपेंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी है ना बच्चे लोग, ये स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे नहीं डिपेंड करते। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। थर्ड ऑप्शन, जी नहीं, एंट्रोपी का चेंज जो है वो जीरो हो सकता है। वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं होता है, वो डिपेंड करता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज इंटरनल एनर्जी एंड entropy depends on the initial and final state of the system. Hence, they are state function. इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टेट फंक्शन बोला जाता है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। कौन सा ये ऑप्शन, बी। ये क्वेश्चन जो है हमको AIEEE 2004 में पूछा गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर है। Which of the following is incorrect regarding to the first law of thermodynamics? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के रिस्पेक्ट में कौन सी चीज गलत है ये बताना है हमको। ये जो क्वेश्चन है ये AIEEE 2005 में पूछा था। देखो पहला ऑप्शन है, इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। जी हाँ, फर्स्ट लॉ में इंटरनल एनर्जी तो होता है, क्योंकि हमने देखा डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो जो डेल यू होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। सो फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट बताना है तो, ठीक है। सेकेंड, इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। जी नहीं, एंट्रोपी को हम बात करते हैं ना तो एंट्रोपी इज डिफाइंड एज डिसऑर्डरनेस, ठीक है। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो एंट्रोपी है ये फर्स्ट लॉ से नहीं आता है, एंट्रोपी जो है सेकेंड लॉ से आता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि इट इंट्रोड्यूसेस द कांसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी हाँ, जो फर्स्ट लॉ है ये रीस्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, क्योंकि फर्स्ट लॉ में क्या हो रहा है, जो भी हीट सप्लाइड हो रहा है डेल क्यू, वो क्या करता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को डेल यू को रेज करता है, और फिर वो जो डेल यू रेज हो रहा है इंटरनल एनर्जी, वो क्या करता है, वर्क डन करता है अगेंस्ट दी सिस्टम, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट जो हीट है वो भी एनर्जी का फॉर्म है और यूज हो रहा है वर्क डन के लिए, दैट इज फर्स्ट लॉ। तो इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही प्रोसेस है। तो थर्ड भी सही है और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट इज इट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, वो गलत है। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी का कंसेप्ट जो है ना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वजह से आता है, फर्स्ट लॉ की वजह से नहीं आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का कंसेप्ट फर्स्ट लॉ से नहीं आता है, एंट्रोपी का कंसेप्ट हमेशा सेकेंड लॉ से ही आता है। सो ऑप्शन जो आपका सही है वो क्या है, बी। क्वेश्चन में पूछा गया था मतलब
इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट लॉ में। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ में ये है कि फर्स्ट लॉ की वजह से एंट्रोपी नहीं बनता है, और उधर लिखा है कि इट इंट्रोड्यूसेस द कांसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। Next is question number 11. First principle of thermodynamics is a special case of, first principle means first law. So first law of thermodynamics is a special case of Newton's law, law of conservation of energy, Charles law, law of heat exchange. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक स्टेटमेंट है, स्पेशल केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कैसे? क्योंकि अभी मैंने बताया हीट सप्लाइड जो होता है वो क्या करता है? इंटरनल एनर्जी को रेज करता है, और फिर वो इंटरनल एनर्जी क्या करती है? वर्क डन करती है अगेंस्ट दी सिस्टम। ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is the special case of law of conservation of energy। क्यों है ये? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला heat supplied is used to raise the internal energy of the system and thereby does work against the system। तो इस तरीके से क्या पता चलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? रीड करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा। मतलब क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा, दैट इज Cp by Cv। गामा है, सही है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मास ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V एट कांस्टेंट प्रेशर इज। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले चीज तो बोला गया है कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम गामा है, मतलब Cp by Cv इज गामा, ये दे दिया। फिर बोला द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है V से 2V पे और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो सबसे पहली चीज ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है। और ये CBSE PMT 1998 में पूछा था। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो इंटरनल एनर्जी होता क्या है? वी नो जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज डेल यू इज म्यू CV इंटू डेल पी। म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, सही है। अब मैं आगे की बात करता हूं। सबसे पहली चीज यहां पे मेरे को क्या चेंज करना है? CV। ठीक है। अब CV कैसे निकाला जाएगा? Cp अपॉन CV इज इक्वल टू गामा। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहां से Cp विल बी गामा इंटू CV। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 1। और हमको ये भी पता है कि Cp माइनस CV जो होता है वो R होता है, तो Cp के बदले ये वैल्यू डाल देंगे, गामा CV माइनस CV विल बी R। CV if I take common so it will be gamma minus 1 is equal to R। तो मुझे तो CV चाहिए, ये मल्टीप्लाइड उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो इट विल बी R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये मिल गया मुझे CV। ठीक है, नाउ CV मिल चुका है तो ये वैल्यू डाल दूंगा मैं। देयरफॉर डेल U
नाउ विल बिकम म्यू एज इट इज CV के बदले R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल टी। यहां तक कोई तकलीफ? सिंपल है, ठीक है। नाउ जो PV होता है वो होता है म्यू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन है भाई। और फिर P इंटू डेल वी जो होगा वो क्या होगा, फिर म्यू इंटू आर इंटू डेल टी होगा। सो ये जो म्यू आर डेल टी दिख रहा है इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, P इंटू डेल वी लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल यू दैट इज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, इस सबके बदले आ जाएगा P डेल वी अपॉन गामा माइनस 1। अच्छा, डेल वी का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा है, V से टू V। सो हियर P एज इट इज चेंज इन वॉल्यूम इज V से टू V, दैट इज 2V माइनस V गामा माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, PV अपॉन गामा माइनस 1। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये देखो कहां है, PV अपॉन गामा माइनस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर C। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये आप याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, ये बार बार यूज होगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे रहने देता हूं यहाँ पे कॉर्नर पे, आगे की बात करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसको रहने देता हूं, काम की चीज है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 ऊपर है, रीड करता हूं। When an ideal gas in a cylinder was compressed isothermally by a piston, the work done on the gas was found to be 1.5 into 10 raised to 4 joule। एक आइडियल गैस है एक सिलेंडर में जिसको कंप्रेस किया गया आइसोथर्मली। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मली। जब आइसोथर्मल आ गया मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया, सबसे पहली चीज, ठीक है। फिर वर्क डन दिया है, कितना बोला है वर्क डन वाज फाउंड टू बी 1.5 into 10 raised to 4 जूल। ओके, नॉट 6, 10 raised to 4 जूल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अबाउट, अब जितने भी ऑप्शन है सब हीट कितना हो रहा है, हीट दिया है, हीट लिया है, ठीक है, ये है। और कैलोरीज में, मतलब आइसोथर्मली बोल दिया क्वेश्चन में, तो इंटरनल एनर्जी 0 हो गया, डेल यू 0 हो गया, वर्क डन दे दिया है, डेल क्यू हीट निकालना है, बस हीट कैलोरी के फॉर्म में निकालना है, देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे पता चलेगा सिस्टम को दिया या सिस्टम में सप्लाइड हुआ, ठीक है। तो देखो चालू करता हूं मैं। सबसे पहली चीज वर्क डन, उसके लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है ना। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अपने को पता है डेल यू इज 0। नेक्स्ट, del W is given as how much? It is given as 1.5 into 10 raised to 4 joule. Work done on the gas. देखो ये क्या है, सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है तो नेगेटिव, तो इट इज माइनस हाउ मच, 1.5 into 10 raised to 4। नेगेटिव क्यू, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम काम करता तो पॉजिटिव होता, ठीक है। नाउ बाय फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यू तो 0 है, तो डेल क्यू इज इक्वल टू 0 माइनस 1.5 इंटू 10 raised to 4 जूल। तो डेल क्यू इज इक्वल टू माइनस 1.5 इंटू 10 raised to 4 जूल। अब यहाँ पे ऑप्शन एक भी जूल में नहीं है, सब किस में है, कैलोरी में। तो यहां पे मैं कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस 1.5 इंटू 10 raised to 4 डिवाइड बाय 4.18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। अब ये माइनस साइन एज इट इज बच्चा लो, इसको अभी कन्वर्ट करना है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, पॉइंट शिफ्ट करता हूँ, तो 15 हो जाएगा और ये 41.8 इंटू 10 raised to 4। अब अपने कन्वीनियंट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 42 कंसिडर कर लेता हूँ। तो 3 5 15, 3 1 3, एक इधर बचा और 2 उधर समझ लो, ठीक है। तो 4 12, तो -5/14 आ गया।
-5/14 को अब मैं क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, बताओ कितना हो जाएगा। इट विल बी, कैन इट बी रिटन एज 50/14 और 10⁻³ हो जाएगा, है ना। एक पॉइंट उधर शफल कर दिया। अब 50/14 है, 50/14 इज नथिंग बट 25/7 इंटू 10⁻³ कैलोरी। अब 25/7 कितना होगा, 7 1 7 3 21, ठीक है, 0.4 बचा 40, ठीक है, तो 7 5 35, फिर से 4 बचा 5 बचा 50, तो 7 6 42, लाइकवाइज, तो -3.56 इंटू 10⁻³ कैलोरी। अब -3.56 नहीं है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली -3.6 इंटू 10⁻³ कैलोरी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो हीट भी नेगेटिव आया, तो हीट नेगेटिव कब होता है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, लेकिन अगर हीट दे रहे हैं सिस्टम से, गिवन आउट हो रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो फ्लोन आउट फ्रॉम द गैस, ना सिस्टम बोले तो भी गैस हो गया, हीट इज फ्लोन आउट फ्रॉम द गैस इज नेगेटिव, सो आई विल से therefore 3.6 into 10⁻³ calorie of heat is flown out from the gas। ये साइन कन्वेंशन पे बहुत बारीकी से काम करना है, नहीं तो फंस जाओगे। सो 3.6 into 10⁻³ calorie of heat flown out from the gas, which is option number E, ठीक है। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 13 था, बहुत सिंपल था। आइसोथर्मल बोल दिया, डेल यू 0 है, वर्क डन दिया लेकिन माइनस क्यू, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला है। फर्स्ट लॉ से डेल क्यू निकाल दिया, लेकिन वो जूल में था, आपको कैलोरी में निकालना है। नेगेटिव आया इसलिए क्या बोला, फ्लोन आउट बोला। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट, next is question number 14। देखो ऊपर 14 है, मैं रीड करता हूं। 4 ग्राम ऑफ गैस occupies 22.4 liters at NTP. The specific heat capacity of the gas at constant volume is 5 joule per Kelvin. If the speed of the sound in this gas at NTP is 952 meter per second, then the heat capacity at constant pressure is how much? AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। टेक गैस कांस्टेंट R is equal to 8.3 जूल पर केल्विन मोल। तो इस क्वेश्चन को समझो, दिया गया है, पहले वो लिखते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो पहली लाइन में बोल दिया है मास 4 ग्राम। 4 ग्राम विल नॉट वर्क, 4 इंटू 10⁻³ kg चलेगा, ठीक है। अच्छा आगे की बात, इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एनटीपी। तो 22.4 लीटर्स बोला तो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और फिर इसकी वेलोसिटी बोला है, वॉल्यूम मेरे कोई काम का नहीं है। वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी इज हाउ मच, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन दिस गैस इज 952 मीटर पर सेकेंड। देन स्पेसिफिक हीट of the gas at constant volume, that is Cv, is 5 joule per Kelvin। अब प्रेशर पे कितना होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे ये पूछा है, और R दिया है 8.3 जूल पर केल्विन मोल, ये दिया हुआ, ठीक है, इतना ही दिया। तो अभी आपको क्या निकालना है, Cp निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चा लोग देखो, हमने है ना ये पढ़ा है इक्वेशन, जब हम SHF पढ़ रहे थे तभी भी देखा था। वेलोसिटी जो होता है गैस के लिए कैसे दिया जाता है, गामा
RT बाय M, इस तरीके से दिया जाता है। ये जो गामा है रेशियो स्पेसिफिक हीट होता है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर, M इज मास ऑफ द गैस। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड ध्यान से देखना, एनटीपी बोला है, तो एनटीपी बोला है मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर जो है एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 27 अपना 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है, ये हो सकता है, जी हाँ। अब मेरे पास सारी चीजें हैं, इसको मैं यूज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो टेक स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू गामा RT अपॉन M, मुझे चाहिए गामा, तो ये उधर जाएगा, v स्क्वायर M अपॉन RT, ये भी सही है। नाउ नेक्स्ट, गामा जो होता है वो होता है Cp बाय Cv, तो v स्क्वायर M अपॉन अगेन RT। अब मैं Cv पता है मुझे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, Cp विल बी v स्क्वायर M इंटू Cv इंटू RT। अब सारी चीजें पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो Cp के लिए v कितना है 952 का स्क्वायर, दैट इज 952 इंटू 952, मास इज 4 इंटू 10⁻³ डिग्री, Cv इज 5, R is 8.3 and temperature is 300। अब इतना तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी एनटीपी बोला है, ठीक है, एनटीपी पे मैंने क्या लिया है 27 डिग्री सेल्सियस लिया, कोई तकलीफ इसमें, एनटीपी बोला है एसटीपी बोला है, सॉरी एनटीपी बोला है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो इट इज 0। अगर एसटीपी होता तो फिर मैं बोलता T इज इक्वल टू 27, एनटीपी पे 0 है तो इट विल बी सिंपली 273 केल्विन ही होगा। ठीक है, तो वैल्यू डाल दो 273 पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस 4 2 द 5 1 द 5 5 5 द 25 25 गया, कितना बचा यहाँ पे 2 3 5 4 जा 20, अगेन 3 बचा है 0.3, तो 6 जा 30। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा है ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 4 2 4 जा 8 1 5 15 7 जा 14 1 2 12 that is 16, so it will be 952 into 476 into 10⁻³ upon 54.6। अब इसको मैं कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूं, ध्यान देना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो -3 है ना, तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट करूंगा और 2 पॉइंट उधर, तो ये हो जाएगा 9.52 इंटू 47.6 अपॉन 54.6। मैंने क्या किया, -3 को मैनिपुलेट किया इधर और 2 पॉइंट इधर शिफ्ट किया। ठीक है, अब इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 48 लेता हूं, तो क्या हो जाएगा ये 6 8 जा 48 और इसको 54 6 9 जा 54 and then 9 1 जा 9, so approximately it comes out to be 9 जूल पर केल्विन। बहुत अप्रोक्सीमेट तरीका बोलते हैं इसको। ठीक है, देख लो क्या तरीका किया है। सबसे पहले चीज तो ये सब डेटा दिया था, ये फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड है, इसको याद रखना पड़ेगा। एनटीपी बोला है बच्चे लोग, आई वॉज कंफ्यूज्ड, एनटीपी बोला तो एनटीपी के लिए 0 होता है, अगर एसटीपी बोलता तो मैं 27 लेता, एनटीपी बोला इसलिए ये लेना है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज डाल दिया मैंने। गामा जो है वो निकालना है, क्योंकि गामा जो होता है सीपी बाय सीवी होता है, गामा को अलग कर दिया, सीवी दिया था उधर भेज दिया, सीपी निकाल लिया। तो अब देखो ये कौन सा ऑप्शन है आपका 14 क्वेश्चन में 8, यस इट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। Next is question number 15. देखो 15 नंबर का क्वेश्चन ऊपर है, मैं रीड करता हूं।
an ideal gas at 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8 by 27 of its original volume. If gamma is equal to 5 by 3, then the rise in temperature is. ठीक है, देखो ऊपर सबसे पहली चीज तो क्या बोला है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है ये, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चे लोग वो होता है जहां पे नेट हीट ट्रांसफर जो होता है वो जीरो होता है, डेल क्यू जीरो, ना हीट दिया जाता है ना हीट लिया जाता है कोई भी सिस्टम में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। नाउ क्या बोला गया है, टेम्परेचर इनिशियली दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 प्लस 273 कंसिडर एज 300 केल्विन, ये T1 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 8 by 27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब V2 जो है 8 by 27 ऑफ V1 है, सो आई विल से V2 by V1 इज 8 by 27, सही है। व्हाट एल्स इज गिवन, गामा दैट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट 5 by 3, ये भी दिया। क्या पूछा है, राइजिंग टेम्परेचर डेल टी। नाउ प्लीज सी, सबसे पहली चीज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये फॉर्मूला है T2 by T1 इज V1 by V2 रेज टू गामा माइनस 1, ठीक है। तो T2 मुझे पता नहीं, मैं निकालने की कोशिश करूंगा। T1 इज 300, सी V2 by V1 इज 8 by 27, तो V1 by V2 कितना होगा, इट विल बी 27 by 8, सही है। गामा इज 5 by 3, 5 by 3 माइनस 1, ऑलराइट। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, T2 by 300 लेट इट बी एज इट इज 27 by 8, अब ये कॉमन एलसीएम लूंगा तो 5 minus 3 2 by 3 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, 1 by 3, 1 by 3 मतलब इसका क्यूब रूट लो और इंटू 2, ऊपर 2 है मतलब उसका स्क्वायर करो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका ये 300 इधर भेज दिया। अब 1 by 3 मतलब क्यूब, तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। तो ये जो क्यूब रूट वाला काम है ये मैंने कर दिया, अब बचा क्या, स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं 300 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 4 बन रहा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 4 7 दा 28, ठीक है। कितना बचा, 2 बचा और 0 बचा, 5 दा 20। अब T2 क्या हो जाएगा, 75 इंटू 9, 75 इंटू 9 इज गोइंग टू बी 675 केल्विन। अब मेरे को T2 नहीं पूछा है, मेरे को पूछा है राइज इन टेम्परेचर। देयरफॉर राइज इन टेम्परेचर जो होगा वो डेल टी होगा, दैट विल बी T2 माइनस T1, 675 माइनस 300 विल बी 375 केल्विन, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या जरूरी है ये बताता हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस की जब भी बात होती है, ठीक है, क्या क्या चीजें याद रखनी है whenever we talk about adiabatic process। सबसे पहली चीज तो P1 upon P2 will be V2 by V1 raised to gamma, सबसे पहला चीज। दूसरा P1 by P2 raised to T1 by T2 raised to gamma upon gamma minus 1, ठीक है। और तीसरा ये T2 by T1 is equal to V1 by V2 raised to gamma minus 1। ये तीनों चीजें जो है ना एडियाबैटिक के लिए याद रखनी है, ऑलराइट। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, राइजिंग टेम्परेचर 135 केल्विन, 135 है क्या, जी हाँ है, बी ऑप्शन। तो ये जो था ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 15। Next is question number 16.
देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं रीड करता हूं। अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then ऑप्शन दिए, कंप्रेशन किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है, या आइसोथर्मल कंप्रेस किया या एडियाबैटिक कंप्रेस किया तो वर्क डन किसका ज्यादा होगा, क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ना बच्चे लोग दो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस को आप थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले बोला गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स वॉल्यूम, फिर द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो दो प्रोसेस यूज किया। तो यहां पे जब मैं लिखने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, टू हाफ इट्स वॉल्यूम बोला है। तो अगर ये V है तो ये क्या होना चाहिए, 2V होना चाहिए, V और 2V, तो हाफ का रेशियो, ठीक है। कंप्रेशन की बात आती है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ऐसा, ठीक है। लेट्स से 1, लेट्स से 2, 3। तो ये जो प्रोसेस है ना बच्चा लोग, कंप्रेस मतलब वॉल्यूम कम होगा तो ऐसा जाएगा। तो ये जो 1, 3 है ना, ये है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन, और ये जो है ना मतलब 3 से 1, और ये जो 3 से 2 है ये आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है एरिया अंडर द कर्व। अब किस कर्व का एरिया ज्यादा है, क्योंकि ऊपर जो है ये एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक ऊपर है तो उसका एरिया ज्यादा होगा। तो वर्क डन इज एरिया अंडर कर्व। तो बेसिकली वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक ज्यादा रहेगा क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है, बिकॉज दिस इज आइसोथर्मल। अच्छा, कंप्रेशन है इसलिए। अगर यही चीज में बोलता एक्सपांशन है तो अगर एक्सपांशन होता तो ऊपर से नीचे जाता, मतलब 1 to 3 जाता, एरो इधर होता इधर होता, और फिर एक्सपांशन में ऊपर आइसोथर्मल होता है और नीचे एडियाबैटिक होता है। तो आइसोथर्मल में मतलब एक्सपांशन कर रहे हैं तो आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन है इसलिए एडियाबैटिक का वर्क डन ज्यादा है। दिस इज फॉर कंप्रेशन। अगर मैं एक्सपांशन की बात करूं, फॉर एक्सपांशन उल्टा हो जाएगा, आइसोथर्मल का जो वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। बट एज पर दी प्रोसेस अभी क्वेश्चन क्या है, कंप्रेशन का है, तो वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक शुड बी ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल। देखो कौन सा ऑप्शन है, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क, नो। कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, यस। ये सेकेंड ऑप्शन हो गया ना, एडियाबैटिकली से ज्यादा वर्क डन होगा, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, याद रखना है। ये कंप्रेशन के लिए, अगर मैं एक्सपांशन बोलूं ना बच्चा लोग तो ये रिलेशन है। तो ये AIPMT 2015 में पूछा है, नीट 2016 में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। दो ग्राफ याद रखने होते हैं, ये कंप्रेशन के लिए और इसका अपोजिट होता है, एरो चेंज कर दो और ऊपर आइसोथर्मल नीचे एडियाबैटिक कर दो, वो किसके लिए हो जाएगा, एक्सपांशन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 मैं रीड करता हूं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ T Kelvin does 6 joule of work adiabatically. If the ratio of specific heat of this gas at constant pressure and at constant volume is 5/3, the final temperature of the gas will be how much? ये क्वेश्चन है, ये CBSE PMT 2004 में।
सबसे पहली चीज तो पहली लाइन में दे दिया है बच्चे लोग 1 मोल, n इज इक्वल टू 1 दे दिया है। फिर बोला है एडियाबैटिक प्रोसेस है और वर्क डन कितना है, वर्क डन इज 6R जूल, ठीक है। एंड देन दिस से इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस एंड देन फाइनली गामा जो है वो दे दिया है कितना 5/3, राइट। इनिशियल टेम्परेचर T1 is T Kelvin, then what will be final temperature? T2 या TF बोलो कितना है ये पूछा है। चालू करता हूं मैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए क्या याद रखना पड़ता है, इसके लिए एडियाबैटिक वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू NR, ठीक है, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला अगर याद रखते हो तो ये आ जाएगा। अब वर्क डन कितना है 6R, N कितना है 1, ये R एज इट इज T1 इज T Kelvin, T2 इज TF, गामा इज 5/3 माइनस 1, तो ये कट जाएगा बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा, ये 6 एज इट इज, ये T माइनस TF बोल दो, 5/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2/3। अब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो T माइनस TF विल बी 6 इंटू 2/3, 3 1 दा 3 2 दा, सो T माइनस TF इज इक्वल टू 4। मुझे TF चाहिए, TF माइनस में इधर आएगा प्लस होगा और उधर जाएगा माइनस होगा, सो TF विल बी T माइनस 4 केल्विन, जितना T रहेगा माइनस 4 केल्विन फाइनल टेम्परेचर रहेगा। सो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, T माइनस 4 केल्विन। इसमें भी सब कुछ आसान है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये थियरी में देखा है हमने, वर्क डन जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या होता है, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का क्या होता है, एवरी प्रोसेस की वर्क डन, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इन सबके इक्वेशन पता होने चाहिए बच्चे लोग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17।